आज के प्रोग्राम में एक तो ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर सर उठाती है, इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरा ईरानियन जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है उसमें आज एक बहुत ही इस कौम का बहादुर बेटा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। प्रोग्राम के आगाज़ में एक ऑपरेशन हुआ है सरारोगा के इलाके में, जिसमें खारजी फितना उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और 11 दहशतगर्द जो हैं उनके जहन्नम वासिल किया गया। काफ़ी सारे उसमें ज़ख्मी भी हैं। और भारतीय स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फ़ंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। आज से चंद साल पहले जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ था। बालाकोट के अंदर इन्होंने स्ट्राइक्स की थी। उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की तो अपने जहाज़ भी 2 इन्होंने तबाह करवाए और इनका पायलट भी पाकिस्तानी इलाके में अभिनंदन पकड़ा गया। अभिनंदन जब पकड़ा गया तो जिस इलाके में वो गिरा था, मुकामी अवाम ने उन्होंने देख लिया था कि ऊपर वो डॉग फाइट्स हुई हैं और ये पाकिस्तानी इलाके के अंदर भारतीय जहाज़ आया है और उसी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया अभिनंदन को। वो पुरानी फुटेजेस समा के पास, बल्कि शायद एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं उस सारे इवेंट की। हमारे वहाँ जो रिपोर्टर और कैमरामैन थे उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, कैप्चर किया हुआ पूरे इवेंट को कि मुकामी लोगों ने कैसे उसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। वहाँ हमारी फ़ौज के उस वक्त के कैप्टन और अब मेजर मोइज़ अब्बास शहीद, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उस वक्त ये कैप्टन थे पाकिस्तानी आर्मी में। और अभिनंदन को जैसे ही लोगों ने मारना शुरू किया और पाकिस्तानी फ़ोर्स के ये जवान जब आगे आए तो उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्म में पाकिस्तानी फ़ौज का कैप्टन है, तो उसने फ़ौरन शोर मचाया है कि मैं अभिनंदन हूँ। अपना उसने यूनिफॉर्म और रैंक का नंबर बोला और बताया कि मैं इंडियन एयरफोर्स से हूँ, तो मुझे बचाओ। तो फिर इस नौजवान ने, इस कैप्टन ने, यंग कैप्टन ने उस हजूम से, उसको जो मारने पे दरपे था, उसकी जान बचाई, उसको रेस्क्यू करवाया और फिर पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले किया, जिसने बाद में एक हुकूमत का फ़ैसला था कि उसको भारत के हवाले कर दिया जाए खैर सगाली के तौर पर, एज ए गुड विल जेस्चर, क्योंकि ये प्रिजनर था, जंग के दौरान उसको पकड़ा गया था, तो एज ए गुड विल जेस्चर उसको भारत के हवाले कर दिया गया। ये इस कौम का बहादुर बेटा आज के इस वाक़े में जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था उसमें शहीद हो गया। उसके साथ मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद के साथ दूसरे शहीद हुए हैं वो लांस नाइक जबरानुल्लाह शहीद है। दोनों यंग हैं। मेजर मोइज़ की एज अभी 37 ईयर है। 2 इनके बेटे हैं। लांस नाइक साहब के 3 बेटे हैं। तो अल्लाह पाक इनकी फ़ैमिली के लिए भी आसानियाँ पैदा करे और दोनों शहदा के लिए इनके दर्जात बुलंद फरमाए। सलाम है हर उस पाकिस्तानी कौम के बेटे के ऊपर जो वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है। सबको सलाम है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो सीज़ फायर है, जो ट्रंप ने इसराइल और ईरान दोनों को आमादा किया। उनका कहना यह है कि दोनों ने मुझे अप्रोच किया, दोनों ने मेरे से रब्ता किया और मैंने दोनों को कहा कि जंग बंदी कर। कल रात जो ईरान ने कतर के अंदर एक अमेरिकी बेस के ऊपर हमला किया, उसके मतलब अब तकरीबन ये कन्फर्म है कि उस हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को इतला दे दी थी। और विटकॉफ जो इनके मिडल ईस्ट के नुमाइंदे हैं अमेरिका के, विटकॉफ उस वक्त ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में थे। तो वहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उन्होंने वो मिसाइल मार गिराए, कुछ हुआ नहीं। इनके ईरान के जनरल सुलेमानी की जब शहादत हुई तो जनरल सुलेमानी की शहादत के बाद भी ईरान ने रिटेलिएट किया था इसी तरीके से, और उसके मतलब भी बाद में इतला यही थी कि ईरानियन अथॉरिटीज़ ने अमेरिका को इतला दे दी थी कि हम रिटेलिएशन में हिट करेंगे, और वो आमतौर पर खाली जगहों को ही हिट किया गया था। बदला लिया गया था लेकिन एस्केलेशन नहीं हुई, किसी को शहीद नहीं किया गया या दूसरी तरफ से मारा नहीं गया, और कतरी साइड से भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो एक ऐसी डेवलपमेंट थी जो गुज़श्ता रात ये लगता था कि ईरान ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। एक तरफ इराक़ के अंदर अमरीकी बेस पे हमला किया है, दूसरी तरफ कतर के अंदर अमरीकी बेस के ऊपर हमला किया, और अब अमरीका जवाबी हमला करेगा तो बड़ी तादाद में ईरानियन मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनकी शहादत हो जाएगी। लेकिन वो मामला अल्टीमेटली कुछ और निकलता नज़र आया है। वो मामला कुछ ऐसा है कि रिप्रोचमेंट हुई है, कुछ ऐसी आपस में बिहाइंड द सीन बातचीत हुई है जिसके नतीजे में एस्केलेशन होने की बजाय सीज़ फायर हो गई। और अभी एक और जो अचंबा शायद दुनिया को आइंदा आने वाले दिनों में हो, उसके मतलब कंफर्म अभी इतलात नहीं है। जो सबसे बड़ी ईरानियन फैसिलिटी जिसके मतलब कहा जाता था कि जो एनरिचमेंट है 60% लेवल तक ईरान वहाँ ले गया है, वो फर्दो वाली फैसिलिटी थी, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी, जिसके लिए अमेरिका B2
बॉम्बर्स लेकर आया और 30,000 पाउंड वजनी उसने बम उसके ऊपर गिराए। 14 बम टोटल उन्होंने गिराए हैं फर्दो के ऊपर, इस्फहान के ऊपर और नेतंज वाली फैसिलिटी के ऊपर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शक था कि एडवांस लेवल है वो फर्दो वाली फैसिलिटी के ऊपर था। लेकिन उसके ऊपर बम गिराने के बाद उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। जैसे इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए थे, वहाँ से कुछ नहीं निकला। तो रिपोर्ट्स ये हैं इंटरनेशनली कि 400 किलोग्राम के करीब एनरिच यूरेनियम, जिसका लेवल 60% से कम था। आम तौर पर अगर आपको क्रूड बम भी बनाना हो न्यूक्लियर तो 80% प्लस एनरिचमेंट चाहिए होती है, और जो इफ़ेक्टिवली मॉडर्न वॉर हेड्स है वो 90% प्लस एनरिचमेंट लेवल जब आप अटेन करते हैं उसके ऊपर जाके बनते हैं। तो ईरान के पास डिवाइस अपनी तो नहीं थी। अगर किसी ने, नॉर्थ कोरिया ने या किसी और ने, जैसे एक रूसी साबिक सदर ने कहा है कि इनको बहुत से मुल्क डिवाइस दे भी सकते हैं, वो वाली सूरत हाल हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अपनी उनके पास नहीं थी। तो जो 400 kgs उन्होंने एनरिच किया भी हुआ था 60% पे, वो भी फर्दो वाली फैसिलिटी में कहीं दस्तयाब नहीं था, वो वहाँ से रिमूव कर चुके थे। तो ये ओवरऑल सिनारियो। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान है, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा आसिफ दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी खुश आमदीद। मुस्तफ़ा साहब, आपसे पहले ये खारजी फितने के ऊपर सवाल कर लूँ। ये एक नया वॉरफेयर के टैक्टिक्स हैं। इंडिया ने एक तो हमला किया, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से वो टीटीपी को और बीएलए को, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करता है, और ये अब तो इंडिया कर रहा है। इससे पहले यही काम, मुझे तो शक है कि ये अमेरिका अफ़गानिस्तान के रास्ते, जब वो दाइश वाले पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बिल्डअप शुरू हो गया था, तो उसमें CIA की आशीर्वाद भी शामिल थी, टीटीपी के बाज़ ग्रुपों को भी उनकी आशीर्वाद शामिल थी। तो हमें किसी ने काबू करना हो तो अब वो इन ग्रुपों को काबू कर लेते हैं, वो इनको पैसा देते हैं, असला देते हैं, अमरीकी असला इन सब के पास, वो आते हैं और हमलावर हो जाते हैं। जी शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपने उन अपने हमारे नौजवान बच्चों की, बहादुर अफसरों की, सिपाहियों की तस्वीर दिखाई। मेजर मोइज़ का आपने शहीद का जिक्र किया, मेजर मोइज़ और लांस नाइक जुबरान जी, और उनकी वीडियो भी दिखाई। तो हमें अपने जवानों की शहादतों पर फ़ख्र है जी। इन्हीं की वजह से हम पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं, दहशतगर्दी से जो ख़तरात हैं, महफूज बनाने में हमारे अंशोदा का बड़ा किरदार है। अपने खून के ज़रिए ये इन लोगों से लड़ते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 20-22 सालों में जब से पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू हुई है, उसमें कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि जहाँ पर हमारे जवान, हमारी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस हो, चाहे फ़ौज हो, कि वो एक कदम भी वो पीछे हटे हों। हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर इस मामले में अपना किरदार अदा किया। जहाँ तक ओवरऑल दहशतगर्दी के इशू का ताल्लुक है, तो इनकी टीटीपी हो या BLA हो, इनकी जो एसोसिएशन है गैर मुल्की फंडिंग की, वो तो बहुत पुरानी है। ये गन्स फॉर हायर है। इनको जो मर्जी है इस्तेमाल करना चाहे वो पैसे लगाए और इस्तेमाल करे। और इस ज़िमन में मलिक साहब, जो ओवरऑल आज के दिन की जो एक एनवायरनमेंट बन गई है ना इस दुनिया की, कि जिसमें पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो कॉन्स्ट्रक्ट था वो अब ख़त्म हो चुका है। जो एक लिप सर्विस भी की जाती थी ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ की गुफ्तगू, गाज़ा में जो जेनोसाइड हमने लाइव जेनोसाइड अपने फ़ोन्स पर, स्क्रीन्स पर देखा है, उसके बाद तो कोई मॉरल हाई ग्राउंड भी वेस्ट के पास नहीं रह गया, और ना ही ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो या ह्यूमन राइट्स लॉ हो या दीगर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हो, उनकी कोई वक़्त रह गई है। ये मुसलमानों को ये एहसास दिलाया गया है कि तुम सेकंड क्लास सिटीजन, क्या थर्ड क्लास सिटीजन भी नहीं हो, तुम्हारी तो जान की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जिस तरीके से अभी एड जहां पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, वहां पर इजराइल जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है, इसकी मिसाल हमने कहां पर दुनिया में देखी? नागजीन कैंप, हॉस्पिटल जी, और एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, उनके ऊपर अटैक, और फिर उसके अलावा जो गाजा को मलबे का ढेर बना दिया है। तो हम तो एक जमाने में ये सोचा करते थे कि यार कि एक ये इंटरनेशनल कॉन्स्ट्रक्ट मौजूद है, एक ऑर्डर मौजूद है, उसके अंदर ये चीजें हैं। लेकिन अब हम भी जब गैर मुल्की सुफरा से इस्लामाबाद के अंदर मिलते हैं, तो अब उन्हें हम ये जरूर ये बात कहते हैं कि जनाब वो वक्त गया कि जब आपके पास एक मॉरल हाई ग्राउंड था हमें लेक्चर देने का, अब आपके पास कोई नहीं रहा। 2002 में आपने अफगानिस्तान की इन्वेजन की, फिर उसके बाद आपने इराक में इन्वेजन की और लाखों मुसलमान वहां पर शहीद हो गए। फिर आपने उसके बाद लिबिया के साथ क्या किया? अब इजराइल, जो सीरिया, यमन के लातादाद मुल्कों के अंदर को अगर आप रफली कैलकुलेट करें तो मेरे अंदाजे से तो 50 लाख से ऊपर मुसलमान शहीद हो चुका है पिछले इन 20 सालों में।
और करोड़ों के हिसाब से बेघर हो गए। तो हमें तो अपनी हकीकत पता चल गई है कि आपने ये जो ढोंग रचाया हुआ था कि ये ढोंग था क्या और इस ढोंग के मकासद क्या थे। तो इस एनवायरनमेंट में मलिक साहब अब दुनिया चली गई है उस जानिब के जहां पर ये बड़े भद्दे तरीके से आश्कार हो गया है हम पर कि माइट इज राइट, कि जिसके पास ताकत है वो उस ताकत का चाहे जिस तरीके से इस्तेमाल करे उसे पूछने वाला कोई नहीं है। और इन हालात में सिर्फ वो ममालिक सर्वाइव कर सकेंगे, बच सकेंगे कि जिनके पास कुछ अपने बचाव का कोई तरीकाकार होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ये जो एक न्यूक्लियर हमारी ताकत है, इसकी वजह से कोई हमारी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस का उन्हें पता है। लेकिन जिन मुल्कों के पास नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है? ये पूरे जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो खेल रचाया गया, जो ईरान के साथ हुआ, सिर्फ इसलिए कि जी कि अगर आपके पास वो ताकत नहीं है तो हम आपके साथ जो मर्जी कर गुजरेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है।